तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या, जो क्लास 10 के पहला चैप्टर है। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या मतलब गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं? एक से जो आपका संख्या गिनिएगा उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल समझिए 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। किसी भी चीज को अगर आप लोग गिनते हैं तो शुरुआत 1 से ही करते हैं, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा होता है 1। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा, आएगा 9 तक जाने के बाद सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्या का खोज हुआ, उसके बाद 0 का खोज हुआ। जब 0 का खोज हुआ तो ये संख्या पूरा बन गया। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक का संख्या का खोज पहले हुआ है, उसके बाद 0 का खोज हुआ है। जब 0 का खोज हुआ है तो उसको हम लोग कहने लगे हैं पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या के आगे अगर आप 0 लगा दीजिएगा तब हमारा ये पूरा संख्या बन जाता है पूर्ण संख्या। कहने का मतलब इसको करते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने से बड़ी संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। धीरे धीरे और बढ़ते गया। आदमी को प्लस और माइनस का भी ज्ञान हुआ। जैसे 1 में हम लोग 1 जोड़ देते थे तो बनता था 2 में 1 जोड़ते थे तो बनता था 3। अब जोड़ने का गुण आया, फिर घटाने का भी गुण आया, तो 2 में से जैसे 1 घटाते हैं 1 में से 1 घटा दिए 0। अब कुछ समय और आया जिसमें 0 में से 1 घटाना है, तो अब -1। उसके बाद माइनस की संख्या का खोज हुआ, तो माइनस की संख्या का खोज हुआ तो माइनस वाली संख्या के लिए हम लोग का आता है पूर्णांक संख्या। एक होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या, तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। तीनों को हम लोग समझते हैं एक बार फिर। गिनती की संख्या में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 शामिल कर देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या होता है कि पूर्ण संख्या में माइनस शामिल कर देने, माइनस की संख्या अगर शामिल कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। अगर हम इतना सिर्फ देखेंगे तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको शामिल कर लेंगे तो ये हमारा बनता है पूर्ण संख्या, और माइनस वाला भी अगर शामिल कर लेते हैं तो ये हमारा होता है पूर्णांक संख्या। तो अगर आपको बोलेगा पॉजिटिव नंबर मतलब कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जब आप जोड़िएगा या गिनिएगा, गिनती कीजिएगा तो 1 से गिनती कीजिएगा तो आप उसका अंत नहीं कर पाइएगा। मैंने 1 से गिनती कीजिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से करते आपको अंत ही नहीं मिलेगा। अंत ही नहीं मिलता है तो उसको हम लोग दर्शाते हैं डॉट करके इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इन्फिनाइट या अनंत। इसका मतलब ये कोई संख्या नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये प्लस की ओर भी होता है और ये माइनस वाले की तरफ भी होता है। तो नेक्स्ट आप लोग समझिएगा, जैसे हमारा संख्या बन गया तो कहाँ से बन गया? 1 से हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का संख्या बन गया। तो इसमें और भी तरह तरह के संख्या बना है। इसमें ऐसी कोई संख्या है जो 2 से विभाज्य है, इसमें ऐसी भी कोई संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10, ये सभी जो संख्या है ये 2 से विभाज्य संख्या है। इसके अलावा देखिए 1 3 5 7 9 11, ये सभी 2 से विभाज्य संख्या नहीं है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरे विभाज्य हो, मैंने कट जाता हो, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, सम संख्या। और जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, मतलब 2 से नहीं कटता है, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। मैंने वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। और एक तरह का संख्या होता है जो कि खुद से ही कटता है, या तो खुद से कट जाए या 1 से कटता है। 1 से तो कोई भी संख्या कट जाता है, और खुद से इसके अलावा किसी से भी नहीं कटे, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसमें आपका आता है 3 5 2 3 5 7 11 13। ये सभी संख्या जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या।
भाज्य संख्या फिर समझ लीजिए, मतलब अभाज्य संख्या केवल और केवल खुद से कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसी का उल्टा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मैंने एक से तो कटना ही कटना है और खुद से कटना ही कटना है, इसके अलावा कुछ भी कोई भी संख्या से कट जाता हो तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए 4 को आप एक से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, मैंने कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो एक और स्वयं से नहीं कटे, सब संख्या एक और स्वयं से कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या उसको काट दे तो वो संख्या होता है भाज्य संख्या। अगर वो नहीं काट पाए तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 तो एक और 4 से कटता ही कटता है, इसके अलावा भी एक संख्या है जिससे कट जाता है 2 से, इसका मतलब ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ये तो हमारा बेसिक है जो आप लोग छोटे छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मैंने एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाता हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। नेक्स्ट अभाज्य संख्या, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके पे हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, देखते हैं कितना आप लोग समझे होंगे। अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम मैट्रिक में कभी कभी पूछ देता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो उसका आंसर आपका होगा 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या, गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए सबसे छोटा 1। नेक्स्ट अगर आपको पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में ध्यान दीजिएगा कि उसमें 0 शामिल हो जाता है। जब 0 शामिल हो जाएगा तो सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0। ठीक है। अगर आपको पूछेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो इसमें आप ऑप्शन से चलिएगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आप चलिएगा, क्योंकि प्लस वाला भी आपका होता है पूर्णांक, माइनस वाला भी पूर्णांक होता है और 0 भी पूर्णांक होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया 0 कौन सी संख्या है, तो 0 आपका पूर्ण संख्या भी है, 0 आपका पूर्णांक संख्या भी है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका होता है प्राकृतिक संख्या, इसमें 0 नहीं है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है, इसमें 0 है। अगर पूरा देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या है, इसमें भी 0 है। इसका मतलब 0 पूर्ण संख्या भी है और 0 पूर्णांक संख्या भी है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से देखिएगा। अगर आपको बोल दिया -2, 5, 1, 3, इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, तो ये सभी पूर्णांक संख्या, 1 भी पूर्णांक संख्या, 3 भी पूर्णांक संख्या, 5 भी पूर्णांक संख्या, -2 भी पूर्णांक संख्या। लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो इसमें सबसे छोटा क्या होता है, माइनस वाला छोटा होता है, तो माइनस वाला छोटा होता है, तो ये आपका -2 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इस क्वेश्चन के हिसाब से हुआ। ऐसा नहीं सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -2 है, क्वेश्चन के हिसाब से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ये हमारा -2 है। अगर आपको बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो आपको ऑप्शन देगा 5, 8, 10, 12। इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 5 है, क्योंकि 5 भी प्राकृतिक संख्या, 8 भी प्राकृतिक संख्या, 10 भी, 12 भी। ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5 भी, मतलब जहाँ जिसको अभी आप गिनती में प्रयोग करते हैं वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। तो 5 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी। अगर आपको सपोज कीजिए क्वेश्चन आता है कि 10 कौन सी संख्या है, क्वेश्चन आता है 10 कौन सी संख्या है, ऑप्शन आपका रहेगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तीनों ऑप्शन में रहेगा। चौथा ऑप्शन आपका रहेगा सभी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए सभी, क्योंकि 10 जो है प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, जहां तक आप गिन पाते हो सब प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आए कीजिएगा तो 10 मिलेगा। 10 अगर मिल गया तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट अगर इसमें 0 शामिल कर दिए हैं, 0 शामिल कर दिए तो अब पूरा पूर्ण संख्या हो गया। अब 0 से स्टार्ट कीजिएगा गिनती तो क्या उसमें 10 नहीं मिलेगा, मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिल जाता है। अगर आप पूर्णांक की बात करते हैं तो टोटल देख लीजिए, माइनस वाला से आइएगा, यहाँ से फिर जब आगे बढ़िएगा तो इसमें कहीं ना कहीं 10 होगा। तो 10 आपका प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, ये तीनों संख्या है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच लीजिएगा कि 10 सिर्फ प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन को समझिए, तीनों का मतलब प्राकृतिक मतलब सब,
जीरो नहीं आना चाहिए और माइनस वाला नहीं चाहिए, बाकी बात जो संख्या सब प्राकृतिक है। पूर्ण जीरो शामिल कर दीजिए, जिसको भी आप गिन लेते हैं सब पूर्ण संख्या, पूर्णांक माइनस प्लस जीरो सब पूर्णांक संख्या। भाज्य वाला तो आसानी से बात है, काटने के लिए आपको आता है तो देख सकते हैं आप बोलेगा 5, इसी क्वेश्चन को ले लीजिए 5, 8, 11, 13, इसमें से बोलेगा कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। 5 1 से कटता है, 5 से कटता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो 5 हमारा भाज्य संख्या नहीं है। 8 को देखते हैं, 8 हमारा 1 से भी कटता है, 8 से भी, एक और स्वयं से तो कटना ही करना है। उसके अलावा चेक कीजिए 2 से कटता है तो आप कहिएगा जी बिल्कुल करता है, 4 से भी कटता है, तो मैंने एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या आपका आ गया 2 और 4, जो कि इसको पूरा पूरा काट देता है, इसीलिए 8 हमारा भाज्य संख्या है। नेक्स्ट 11 आइए, 11 को आप एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से आप नहीं काट सकते हैं, तो 11 आपका सम संख्या भाज्य संख्या नहीं है। 13 को भी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं काट सकते हैं, तो 13 भी आपका भाज्य संख्या भाज्य संख्या नहीं है। केवल आपका यहाँ पे आंसर आता है 8। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो कि लगभग बच्चा गलत कर जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर आपको पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप कितना बच्चा, अगर हम मान लीजिए ऑप्शन देते हैं 1, 2, 3, 5, इसमें अगर हम आपको पूछ दिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका होता है 2। देखिए 2 से छोटा 1 है। अब 1 आपका भाज्य संख्या क्यों नहीं है, 1 में तो स्वयं से भाग लगता है और 1 से भाग लग जाता है, तो 1 आपका भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। 1 अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा 1 कौन सी संख्या है, तो ध्यान रखिएगा 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। फिर से सुन लीजिए, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए आगे आप पढ़िएगा इंटर में, उसमें आता है कि भाज्य संख्या का कंडीशन होता है कि अभाज्य संख्या का कंडीशन होता है, अभाज्य संख्या का मिनिमम मैंने कम से कम, अभाज्य संख्या का कम से कम ऐसा 2 संख्या हो जो उसे पूरा पूरा काट सकता हो, मिनिमम 2 संख्या होना ही चाहिए। अगर 2 संख्या उसको नहीं, 2 से अधिक हो गया तब वो जाता है भाज्य संख्या, 2 से कम हो, सिर्फ 2 ही हो रहा है तब होता है अभाज्य संख्या। इस चीज को फिर से समझिएगा, आप नहीं समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर काटने वाले की संख्या 2 हो, कम से कम 2 ही हो, 2 नहीं 2 ही हो, 1 और स्वयं, ये 2, तो वो होता है अभाज्य संख्या। अगर काटने वाले की संख्या 2 से अधिक हो तो वो हो जाता है भाज्य संख्या। अब आप 1 को देखिए, यहाँ पे दिखता, यहाँ पे 1 देखिए, इसको अभाज्य होने के लिए ऐसा 2 संख्या होना चाहिए जिससे ये कटता हो, क्योंकि अभाज्य का कंडीशन है, अभाज्य का कंडीशन है कि उसको 2 काटना चाहिए, 2 संख्या काटना चाहिए, लेकिन 1 को केवल और केवल 1 ही काट रहा है। आप बोलिएगा कि स्वयं भी तो 1 ही आता है, तो काटने वाले की संख्या 1 ही है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब भाज्य संख्या तो 2 से अधिक होना चाहिए, जब वो अभाज्य ही नहीं है तो भाज्य भी नहीं होगा, तो इसीलिए 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 2 की बात करते हैं तो 2 के लिए 2 संख्या हो जाता है, एक होता है 1 और एक होता है 2, 1 से भी ये कट जाता है और 2 से भी ये कट जाता है, तो इसीलिए 2 हो गया आपका अभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट आप 4 समझिए, 4 को देखिए कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 4 काटेगा और देखिए एक संख्या और काटेगा 2, तो 4 को कितने संख्या काट रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 को 3 संख्या काट रहा है। 3 संख्या जो है 2 से अधिक है कि 2 से कम है, तो 2 से अधिक है, 2 से अधिक अगर काटने वाला मिल गया आपको तो वो हो जाता है भाज्य संख्या। तो समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। अगर पूछेगा 1 कौन सी संख्या है, भाज्य या अभाज्य, तो आप आंसर मान दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या
अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका आंसर आएगा 4। 4 से पहले ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 2 से अधिक काटने वाला जिसका हो। तो ना जैसे मान लीजिए आप करते हैं 2 का तो भी जस्ट बता देखिए, 3 का भी देखिए, 1 और 3, लेकिन जैसे 4 में आते हैं तो इसका एक्स्ट्रा मिल जाता है, 1 मिल जाता है, 2 मिल जाता है और 4, मतलब 3 संख्या मिल जाता है, इसीलिए ये हो जाता है भाज्य संख्या। 5 में आइएगा तो 5 का भी 2 ही होता है, एक होता है 1, एक होता है 5। 6 में आइएगा तो 6 को चेक करेंगे हम लोग भाज्य के भाज्य, 6 का देख लीजिए, 1 और 6 तो होगा ही होगा। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या है जो 6 को काट दे? तो आप बोलिएगा बिल्कुल है, आप बोलिएगा 2 और 3, ये 2 संख्या और मिल गया। तो देखिए इसको काटने वाले की संख्या 2 है या 2 से अधिक है, तो आप बोलोगे सर 2 से अधिक है। अगर काटने वाले की संख्या 2 से अधिक है तो इसका मतलब ये होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य और भाज्य में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है सम और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या पहचानने के लिए भी हम आपको सिखा देते हैं। चलिए अभी हम लोग समझते हैं सम संख्या और विषम संख्या, मतलब हम देख के ही बता कर लगे ये सम संख्या है कि विषम संख्या। कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको हमको चेक करना है कि सम है कि विषम है। तो आप यहाँ से चेक कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दिया हुआ है। अब लास्ट का ये तो छोटा छोटा संख्या है जिसको तो आप पहचान सकते हैं। बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया, मान लीजिए 85 84 3, ये आपको संख्या दे दिया और इसमें आपको बोल रहा है चेक करने के लिए भाज्य है कि सॉरी विषम है कि विषम है, सम या विषम चेक करने के लिए दिया है। तो ऐसी संख्या को हमको कुछ नहीं करना है, लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक अगर हमारा 2 से कटता है तो वो हमारा सम संख्या होगा। लास्ट का अंक हमारा अगर 2 से नहीं कटता है तो वो हमारा विषम संख्या होगा। अभी आप बता सकते हो ये सम या विषम। लास्ट में 3 है, 2 से कटता है? नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो ये हमारा हो गया विषम संख्या। अगर इसी संख्या में लास्ट में हम यहाँ पे रख देते 6, तो इस संख्या को 2 से काट सकते हैं आप, क्योंकि लास्ट का आपका अंक 6 है और ये 2 से कटता है, इसीलिए ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगा और जो संख्या 2 से कटेगा वो हमारा होता है सम संख्या। तो समझ में आ गया होगा सम और विषम चेक करने का। कुछ नहीं करना है, लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक अगर 2 से कट जाता है तो वो सम संख्या, लास्ट का अंक 2 से नहीं कटता है तो वो हमारा विषम संख्या होता है। ये तो हमारा बेसिक चीज है जो कि आपको 10th में पहले जान लेना चाहिए था। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट जो आपको इस चैप्टर में मेन रूप से पढ़ना है वो आपका है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये बात क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा आगे, पहले समझ लीजिएगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं बना है जिसको कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम जो भी संख्या धरती पर बना है उस सभी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या अगर आपको परिभाषा पूछेगा तो सिंपल सी बोलिएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। सभी संख्या p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या भी किस रूप में होगा? p/q के रूप में। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। दूसरा बात और समझिएगा, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसके नीचे में 0 आता हो। दो चीज बढ़िया से समझ लीजिए। पहला, दुनिया में ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, माने सभी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा चीज समझिए, ऐसा कोई संख्या नहीं बना है जिसके की नीचे में 0 आता हो। नीचे में 0 कहने का मतलब देखिए, p ऊपर q नीचे, अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब q 0 के बराबर नहीं आता है। आप इसको p/q के रूप में भी बोल सकते हो, a/b के रूप में भी बोल सकते हो, c/d के भी रूप में बोल सकते हो, या आप इसे अंश बटे हर के रूप में भी बोल सकते हो। आप बचपन में पढ़े होंगे भिन्न। भिन्न में 2 चीज होता है, एक अंश एक हर। ऊपर वाले चीज को अंश करते हैं और नीचे वाले चीज को भाग करते हैं, सॉरी हर करते हैं। तो यहाँ p/q माने ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या ऐसा बना ही नहीं है जो कि नीचे में 0
जिसके नीचे में 0 होता हो। इसको समझिए आप एग्जाम्पल में। अगर हम कहते हैं 8/2 तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 2 से 8 को काटिएगा 4, मैंने ऐसी संख्या बनता है। 8/2 कौन संख्या? 4। अगर हम बोलते हैं 8/1, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे 8/1 मैंने सर इसका 8। अगर हम आपको इसके नीचे में 0 करके दिखाते हैं, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो रटे हुए स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे इन्फिनिटिव। तो बात तो सही है, 8/0 का आंसर इन्फिनिटिव होता है। अब क्यों होता है उस चीज को समझिए। अगर हम अभी आपको बोले थे 8/2, आप बोले थे इसका आंसर 4, तो इसका आंसर 4 क्यों आया उस चीज को समझिए। इसका आंसर 4 आप इसलिए बोल दिए कि इसका मतलब है कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना होता है। जितनी बार में कट जाता है वो हमारा आंसर होता है। यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 2 था, तो इसको हमने 4 से काट दिया, कट गया, शेष बच गया 0। शेष जब 0 बच गया तो इस साइड जितना आपका आया है वही आप इसका यहाँ पे आंसर बोल देते हो। अगर हमने अभी बोले थे 8/1, तो आप इसका आंसर बोले थे 8। इसका आंसर 8 है, आप इसलिए बोले थे 8 में अगर 1 से भाग देंगे तो 8 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा और शेष 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया आपका 8। नेक्स्ट अभी हम आपको बोले हैं 8/0। 8/0 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 और इसमें भाग देंगे 0 से। तो 0 से जब भाग देंगे तो अब ऐसा कौन सी संख्या से 0 में गुना करें? जैसे यहाँ पे आया था 2 में 4 से गुना, मैंने 8 पुराने के लिए 2 में 4 से गुना किए थे तो 8 आ गया था। और यहाँ भी 8 में यहाँ 1 था तो 8 पुराने के लिए 1 में 8 से गुना किए तो 8 आ गया था। अब 0 को किस संख्या से यहाँ पे गुना करें? मैंने यहाँ पे ऐसी कौन संख्या लिखे जिसको कि इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाए? आप बोलोगे दिमाग घूम गया, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या से गुना करने पर यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़े हुए होंगे कि 0 से किसी भी संख्या से गुना करने पर उसका मान पूरा का पूरा 0 आ जाता है। अगर यहाँ पे आप 8 करोड़ भी लिख दोगे ना, 8 करोड़ इंटू 0, तो फिर भी आपका रिजल्ट यहाँ पे 0 ही आएगा। 8 के बदला आप बोलोगे हम तो ज्यादा लेते हैं, आप 10 करोड़ ले लो, 10 करोड़ को 0 से गुना करो फिर भी 0 आएगा। 20 करोड़ ले लो, 20 करोड़ में भी 0 से गुना करोगे तो 0। कहने का मतलब ऐसा कोई संख्या ही नहीं बना जिसको कि आप 0 से गुना करके 8 को उड़ा सकते हो। अगर ऐसा कोई संख्या बना ही नहीं है तो उसको बोलते हैं, वैसी संख्या बना ही नहीं तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित, या फिर आप इसको इन्फिनाइट लिख सकते हो। इन्फिनाइट मतलब अनंत, मैंने ऐसा कोई संख्या आप बढ़ते जाओ आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 लिखा हुआ मिल गया तो उसका आंसर डायरेक्ट आप इन्फिनाइट मारिए, मैंने ऐसा कोई संख्या बना ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में रहता है लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता, चाहे कोई भी संख्या हो। तो परिमेय संख्या हो गया वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब मेन चीज समझिएगा जो इम्पोर्टेंट है, जहां p और q पूर्णांक हो, इस चीज को बढ़िया समझिए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो एवं p एवं q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब होता है, अभी आप पढ़े होंगे, प्लस में हो या माइनस में हो या 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ p और q पूर्णांक हो। अभी नेक्स्ट अपरिमेय संख्या समझाते हैं। अपरिमेय संख्या समझाने के बाद दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ। अपरिमेय संख्या का परिभाषा अगर दीजिएगा तो अपरिमेय संख्या में भी यही आपको लिखना है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। ये मत लिख दीजिएगा वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। अभी आपको हमने पहले ही समझा दिया था, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो p/q के रूप में नहीं होता है। सब संख्या p/q के रूप में होता है, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। तो इसमें भी आपको लिखना है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। और नेक्स्ट और भी लिखना है q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी संख्या हो उसके नीचे में 0 नहीं हो सकता, चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो। दोनों के परिभाषा में इतना चीज आपको कॉमन लिखना है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू
जीरो हो, कहने का मतलब Q जीरो के बराबर नहीं हो। नेक्स्ट अभी हम आपको बोलेंगे जिसमें P तथा Q पूर्णांक नहीं हो। याद कीजिए अभी हम आपको बोले थे कि पूर्णांक अगर हो जाता है, P और Q पूर्णांक हो जाता है तो वो होता है परिमेय संख्या, और P और Q पूर्णांक नहीं होता है तो वो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो सारा का सारा खेल हमारा पूर्णांक संख्या का। परिमेय पूछेगा फिर भी बोलिएगा P बटे Q के रूप में हो, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तथा P तथा Q पूर्णांक हो तो वो हो जाता है परिमेय। अगर आपको बोलेगा P और Q अपरिमेय पूछेगा तो P बटे Q के रूप में हो, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तथा P तथा Q पूर्णांक नहीं हो। पूर्णांक के बारे में फिर से आप समझिए, माइनस से भी स्टार्ट होगा, प्लस से भी स्टार्ट होगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा संख्या जो होता है वो पूर्णांक संख्या होता है। अब पूर्णांक संख्या कौन सा नहीं होता है वो एग्जांपल में समझिएगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ पाइएगा। आपको बोलेगा 2 0 -8 1/3। इसमें अगर आपको बोलेगा कि इसमें कौन संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है तो आपका आंसर आएगा 1/3। 1/3 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो 2 0 2 भी देखिए माइनस से लेके प्लस तक, तो प्लस वाला हम आपको 2 मिल जाएगा, 0 तो बीच में मिल ही जाएगा, माइनस वाला हम इधर मिल जाएगा। ये 1/3 आपका पूर्णांक संख्या नहीं है। एक पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन 1/3 पूर्णांक संख्या नहीं है। नेक्स्ट समझिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको बोलेगा √4 का वर्गमूल निकालिए, आप लोग आसानी से निकाल दोगे 2। अगर बोलेगा √9 का वर्गमूल निकालिए, आप बोलोगे 3। तो 2 पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है। तो √4 को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2 आता है और 2 पूर्णांक संख्या है। जिसको भी आप रूट से बाहर करके सॉल्व कर लेते हो तो वो आपका होता है परिमेय संख्या। जो जिसको कि आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने के जैसे आपको बोलेगा √3, जैसे रूट को सॉल्व कीजिएगा तो ये पूरा कटता नहीं है। परिमेय और अपरिमेय में जैसे आपको पहचानने के लिए बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है और निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर पहचानने के लिए बोलेगा तो परिमेय संख्या पहचानने का 2 कंडीशन होता है। पहला कि दशमलव के बाद वो पूरा कट जाता है। जैसे आपको बोलेंगे 8/5, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ये आपका आएगा 1.6। दशमलव के बाद ये कट जाता है। जैसे यहाँ पे आप भाग दीजिएगा 8 में, 1 बार में 5, 3.06 बार में ये कट जाता है, इसलिए आपका 0 बचता है। दशमलव के बाद जो पूरा कट जाता हो तो वो आपका परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद पूरा नहीं कटता है तो ऐसा नहीं सोचिएगा वो परिमेय संख्या नहीं होता, वो भी परिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझिएगा। अगर बोलेंगे समझिएगा, दशमलव के बाद पूरा कट जाता है फिर भी परिमेय संख्या। दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट होते रहता है, अंक जब रिपीटेशन में होता है तो उसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपको बोलेगा 10/3, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.3 आगे रहेगा, तो रिपीट हो रहा है केवल और केवल 3, तो इसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय किसको कहते हैं? अपरिमेय उसको कहते हैं कि जिसका रिपीट भी नहीं होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा और कटेगा भी नहीं, मैंने रिपीट भी नहीं होगा और कटेगा भी नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे आपको दे देगा 2.3214693268 ऐसे करके दे देगा। ऐसे करके दे दिया, देख लीजिए ना, तो ये कट रहा है, डॉट का मतलब होता है कि 3 तरह का दशमलव होता है, समझिए 3 तरह का दशमलव होता है, पहले समझ लीजिए। पहला होता है 2.25, जैसे आपको बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये कट चुका है, ये आगे नहीं है। दूसरा होता आपको दे देगा 2.333333, ऐसे करके दे दिया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कट चुका है, इसका मतलब ये कटा नहीं है, ये कंटिन्यू आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। नेक्स्ट आपको अगर मान लीजिए दे दिया 2.46932168
2 ऐसे करके देखिए। देखिए ये तो कट चुका है, डॉट डॉट का मतलब ये नहीं कटा है, ये डॉट डॉट का मतलब ये भी नहीं कटा है। तो जो कट चुका है वो तो आपका परिमेय हो गया। अब इन दोनों में समझेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और जो देखिए इसमें आपको कटा नहीं है, आगे बढ़ रहा है लेकिन रिपीट कहाँ से हो रहा है, आप बोलोगे कहाँ क्वेश्चन कैसा है कि रिपीट हो रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 9 है, 3 2, वहाँ पे 1 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। कहीं अगर रिपीट होता तब हमारा ये परिमेय संख्या बनता है। रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको आप देख के बोल सकते हो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अभी ये क्वेश्चन देते हैं, आप समझ जाओगे परिमेय है कि अपरिमेय। समझने की कोशिश करना। अगर हम आपको बोलते हैं 4.372 372 372 372 372, आप बताओ परिमेय की अपरिमेय। आप बोलोगे इसको परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है कि 372 372 372 372 372 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होता है वो हमारा होता है परिमेय संख्या। नेक्स्ट, अगर हम आपको सिर्फ ये बोलते 4.8925, अब बताइए कौन संख्या है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद ये कट चुका है, ये आगे और नहीं बढ़ेगा। मतलब देखिए डॉट डॉट रहेगा तभी इसका मतलब आगे बढ़ रहा है, डॉट डॉट नहीं है तो इसका मतलब यहीं पे खत्म। यहीं पे जब खत्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट अगर हम आपको दे दिए 6.32146921, अब इसको क्या बोलोगे आप, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। तो रूट में जिसका मान नहीं निकलता है उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब वर्गमूल निकालिएगा तो वो आपका इस फॉर्म में निकलता है। कहने का मतलब ना तो वो कटेगा ना तो वो रिपीट होगा। इसीलिए रूट में अगर कोई संख्या होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। रूट से अगर बाहर निकाल लिए तो आपका परिमेय हो गया, लेकिन रूट में ही रह गया अगर कोई संख्या तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम आपको बोलेंगे √9, ये कौन संख्या है, तो 9 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसको आप बोलोगे परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम आपको बोलते हैं √5, तो 5 का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे। 5 का वर्गमूल जब नहीं निकाल पाओगे तो इसका सीधी इसका आपका जब निकालोगे 2.42 ऐसे करके आते रहेगा। तो जब इस तरह से आते रहेगा ये कटेगा ही नहीं, आप वर्गमूल निकालिएगा ये कटेगा नहीं, ये आते रहेगा, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा। तो ये आपका, इसीलिए रूट वाला संख्या जो कि बाहर नहीं निकल पाता है उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जितना चीज हम लोग सीखे हैं उतना एक बार और रिपीट करते हैं। फिर लास्ट में हम लोग वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसको काटने वाले की संख्या 2 से अधिक हो, या फिर आप इसको अपनी भाषा में जैसे बचपन से सीखे हो वो बोल सकते हो, जिसको एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी काट सकते हैं, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या वैसी संख्या जैसे काटने वाले की संख्या केवल और केवल 2 ही हो, एक और स्वयं, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता हो उसे कहते हैं सम संख्या। सम संख्या पहचानने का एक तरीका और बताए थे कि लास्ट का अंक आपका 2 से कटना चाहिए। नेक्स्ट, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p तथा q पूर्णांक हो। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p तथा q पूर्णांक नहीं हो। मतलब p और q दोनों में से कोई भी एक पूर्णांक मतलब नहीं होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको समझिएगा। लास्ट हमारा हम लोग का चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसको समझते हैं। दुनिया में जितना भी संख्या है सभी संख्या आपका वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, कोई भी संख्या, कुछ भी संख्या आपका है वो सारा का सारा आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या ही, इसको आप दूसरे तरीका से बोल सकते हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने इस बात को समझिएगा कि दुनिया में जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को मिला देने से जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसको आप इस भाषा में समझिए कि परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, सॉरी वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो बहुत आप लोग पढ़ चुके हो आगे,
उसमें आप लोग जब जैसे आप लोग सिद्ध करते होंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए आप लोग मानते होंगे कि माना, उसका उल्टा मानते होंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या है, √3 एक संख्या है, अगर कोई संख्या है तो वास्तविक संख्या होगा। दुनिया में जितना भी संख्या है सब संख्या वास्तविक संख्या है, तो √3 भी वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या तो ये प्रकार का है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। कहने का मतलब दुनिया में जितना भी संख्या है द्वितीय प्रकार का है, या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। तो जब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं उल्टा मान लेते हैं कि माना ये √3 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर उस समय मानते तो अपरिमेय नहीं है, तो अगर वो अपरिमेय नहीं है तो कौन संख्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात होगा परिमेय संख्या, जो आप सवाल में आगे हम लोग यूज करेंगे कि दुनिया में जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, अगर अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। अगर हम आपको बोलते हैं x एक ऐसी संख्या है, x एक ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अब बताइए x कौन संख्या होगा? आप बोलोगे x तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि x एक संख्या है। अगर वो संख्या है तो वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और बोल दिया कि परिमेय नहीं है, तो वास्तविक संख्या है, अगर परिमेय नहीं है तो परिमेय नहीं है, तो इसकी बात सच्ची होगा और परिमेय होगा। तो दुनिया में जितना भी संख्या सब परिमेय वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट एक बात और समझिए, इधर जितना भी संख्या लिखा हुआ है सब संख्या परिमेय संख्या होता है। जितना भी संख्या इधर लिखा हुआ है वो सब संख्या परिमेय संख्या होता है। जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब परिमेय संख्या होता है। जितना भी पूर्ण संख्या है सब परिमेय संख्या है। जितना भी पूर्णांक संख्या है सब परिमेय संख्या है। जितना भी भाज्य संख्या है सब परिमेय संख्या है। जितना भी अभाज्य संख्या है सब परिमेय संख्या है। जितना भी सम संख्या, विषम संख्या, जो भी संख्या है सब परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या सिर्फ इतना देखिएगा, P और Q पूर्णांक नहीं होना चाहिए, मतलब वो रूट में होना चाहिए। अब रूट का मतलब ये नहीं कि √9/√25। आप बोलोगे सर आप एक रूट की बात करते हैं, यहाँ दो रूट है, ये तो डबल अपरिमेय होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ √9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 आएगा। 3 और 5 देख लीजिए, पूर्णांक 3 पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। अगर इसी में से किसी का भी जैसे 9 है और यहाँ पे √7 है, तो 9 का वर्गमूल तो आप निकाल लोगे 3, लेकिन √7 का तो नहीं निकाल पाओगे, रूट में रह गया, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। इसका क्लास जब मतलब क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें और बढ़िया से करेंगे। ये अभी हमारा बेसिक था, जिस चैप्टर को आप पढ़ने के लिए, मैंने सवाल को आगे बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का जरूरत आपको पड़ेगा, जिसको सीखना आपको बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ऐसा करते हैं सब समझ में आ गया होगा। अभी हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं, उसको आप सॉल्व करके रखिएगा। कल हम लोग अगला क्लास में जब आएंगे तो उसमें हम आपको आंसर बताएंगे, आप मिला लीजिएगा कि आप कितना को सही बताएं। तो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसको आप बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, मतलब जिस टाइप का भी हो, अब देख लीजिए।